भी उतना ही ज़्यादा है। अब म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ल्ड इक्विटी मार्केट, यूएसए, पूरे वर्ल्ड का जो इक्विटी मार्केट है सबसे ज़्यादा यूएसए का है, जो अराउंड 60% है पूरे वर्ल्ड का। जापान 6.2 है, यूके 3.9 है, चाइना 3.6 है, और ये करते करते अगर आते हैं तो इंडिया ताइवान से भी नीचे है 1.5% इक्विटी मार्केट में। तो इससे ये पता चलता है कि अभी कितना आगे जाना है। ठीक है, कितना फास्ट और ग्रोथ इसमें होगा। तो जितना ग्रोथ होगा और आप इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपका मनी भी उसी हिसाब से ग्रोथ करेगा। ये डाटा देखिए फाइनसॉर्ट से लिया गया है। जो यूएसए का पॉपुलेशन है 33 करोड़ और उसका इन्वेस्टर है 55%। ठीक है, उतने लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये यूके का देखें तो 7 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें 33% लोग अपने पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं। चाइना का 140 करोड़ है, ओके 140 करोड़, उसमें से 13% इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया का 138 करोड़ है, लेकिन ओनली 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं। ब्राज़ील का देखिए 2% लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडोनेशिया का 1% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अभी भी देखिए कितना हम लोग पीछे हैं। तो उसी तरह मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो मार्केट उतना ही आगे जाएगा, उतना ही रिटर्न बनेगा। ठीक है, मैं इससे पहले आपको बताया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है दो है इंडिया में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, जो 30 ब्लू चिप कंपनियों से बनता है, सेंसेक्स से डिनोट होता है, जो अप्रैल 1970 में 100 था और अगस्त 2002 में इतना उसका वैल्यू है, आप देख लें। उसी तरह एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आपके सामने ये है, और ये 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये इसका वेटेज 50 ब्लू चिप कंपनियों का है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कंपनियां कैसे रिटर्न देती हैं, कौन सी कंपनी कितना रिटर्न दी, देखते हैं। जैसे ये पेंट इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो पेंट इंडस्ट्री आपको ग्रोथ कर रही है, तो उसका इंडस्ट्री लीडर है एशियन पेंट, आप सबको पता है, या बर्जर पेंट, आप पेंट लेते हैं तो अगर इसमें कोई इन्वेस्ट किया रहता 17 साल पहले, ठीक है, तो आज के डेट में यानी 17 ये में लगभग ये 90x, ओके 90 टाइम्स रिटर्न दिया। अगर 1 लाख उस वक्त कोई इन्वेस्ट किया रहता 17 साल पहले एशियन पेंट में, तो आज 90 लाख हो गया रहता। उसी तरह बर्जर है, इसमें कोई 17 साल पहले इन्वेस्ट किया रहता तो आज के डेट में 88 लाख हो जाता, अगर 1 लाख किया रहता तो, या 10,000 किया, यानी 88x ये हो गया, 80x टाइम, इतना टाइम हो गया। उसी तरह आगे हम देखते हैं ब्रिटानिया, हम सभी जानते हैं ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में अगर 17 साल पहले कोई इन्वेस्ट किया रहता 1 लाख, तो आज के डेट में 94 लाख होता। मैरिको में कोई किया रहता तो आज के डेट में 47 होता, या 10,000 किया रहता तो उतना टाइम से होता। जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे पुरानी कंपनी है, आपको पता है, हर कोई जानता है। अगर इसका भी शेयर आप लिए रहते 17 साल में, तभियो ये 20 गुना हो जाता। ठीक है, नेस्ले का अगर लेते तो 30x हो जाता। तो आप बताएं कि इतना टाइम्स कौन सा बिजनेस में रिटर्न है जो पैसिव हो, है ना, आप एक्टिव भी नहीं है। विप्रो, अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो ये 17 साल में सिर्फ 9x दिया है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। ये 80 में अगर कोई 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया रहता विप्रो में, तो 22 में, ठीक है, आज के डेट में इसका वैल्यू अराउंड 500 करोड़ से ज़्यादा हुआ रहता विप्रो का। अगर 10,000 1980 में अगर कोई इन्वेस्ट करता तो आज के डेट में 500 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू हुआ रहता।
उसी तरह टाटा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, IT की कंपनी है। अगर इसमें 17 साल कोई पहले इन्वेस्ट किया रहता तो उसका 21x उतना टाइम्स बढ़ा रहता, यानी 21 गुना बढ़ा रहता। तो ये क्यों इस तरह होता है? इसलिए होता है कि कंपाउंडिंग की वजह से होता है। तो कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा था? तो उसको समझने के लिए हम आपके पास दो केस देते हैं। ये केस 1 है और एक केस 2 है, ठीक है। तो केस 1 में अगर आपको 1 पैसा आज दिया जाए और कहा जाए कि एवरी डे वो डबल होगा 30 डेज तक, ठीक है, यानी आज 1 पैसा है, ठीक है, और वो कल आपको 2 पैसा हो जाएगा, उसके बाद तीसरे दिन 2 का 4 हो जाएगा, फिर उसका 4 का 8 हो जाएगा, इसे करके 30 डेज तक आपको मिले, ठीक है, यानी एवरी डे आपका डबल हो रहा है। तो 0.01 इतना आपको है। दूसरा केस है कि अगर आपको आज 10,000 रुपया दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एवरी डे आपको इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 मिलेगा, यानी एवरी डे आपको 10,000 बढ़ के मिलेगा, यानी आज 10,000 मिला है तो कल 20,000 मिलेगा, परसों 30,000 मिलेगा, ऐसे करके आपको 30 डेज तक भी ये भी मिलेगा। तो आप ये बताएं कि किसको चूज करेंगे, कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, केस 1 और केस 2। तो बहुत सारे लोग इसका रिजल्ट देखते हैं, बहुत सारे लोग ये देखेंगे कि भाई ये तो 10,000 है और ये 1 पैसा है, कितना का फ़र्क है, तो ये 10,000 वाला चूज करें, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका एंड रिजल्ट है क्या। अब यहाँ आपके सामने हमने रखा, देखिए डे 1 में केस 1 में 1 पैसा है, इधर 10,000 है, ठीक है। अब 10 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। 10 दिन के बाद देखें तो इसका 5.1 रुपीज़ हो गया और ये 1 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलिए 20 दिन में देखते हैं। 20 दिन में कितना हो गया, ये 5.242 यानी 5,242 हो गया और यहाँ 2 लाख हो गया। अब 25 दिन में जाते हैं, ठीक है, 25 दिन यहाँ है, देखिए इसको आप गौर से देखिए। 25 दिन में ये कितना हो गया, 1.67 लाख, 1.67 लाख, और यहाँ कितना हो गया 25 दिन में, 2.5 लाख। अभी भी देखिए कितना ज़्यादा है 25 दिन में भी। लेकिन जहाँ आप 26वें दिन जाते हैं तब देखें इसका वैल्यू, ये कितना हो गया 26वें दिन 3.35 लाख, और यहाँ कितना होगा 2.6 लाख। तो यानी 26वें दिन जाके ये इससे सीधे 1 लाख ज़्यादा हो गया अराउंड। और ये अगर 30 डेज में जाते हैं तो 30 डेज में यानी 30वें दिन जाके ये हो जाता है 53 लाख से ज़्यादा, और ये सिर्फ 3 लाख होता है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इसी से पैसा आपका बढ़ता है। अब देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ऐसे समझ लेते हैं। आपका फार्मूला सबको पता है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं स्कूलों में, ठीक है। A=P × 1 + R/n × NT। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है, R एनुअल नॉमिनल रेट है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, नंबर ऑफ ईयर है। अगर इसको हम शॉर्ट में अगर लें तो उसका ये फार्मूला देखें, क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, FV फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 + R रेट हो गया, ये N हो गया। तो अगर आपके हाथ में बात करें तो फ्यूचर वैल्यू तो आपके हाथ में है नहीं, प्रेजेंट वैल्यू आपके हाथ में है कि आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं कि 20,000 करते हैं या 10 लाख करते हैं या 20 लाख करते हैं, ये आपके है, ठीक है। रेट भी फिर आपके हाथ में नहीं है, कितना रेट का रिटर्न मिलेगा, है ना, कंपनी के ऊपर है, उसके हालात के ऊपर है। लेकिन ये N जो है ना, ये टाइम है, ये टाइम आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या हो गया, N हो गया, और आपके हाथ में है प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों को आप मैनेज कर लेंगे, अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कम भी है लेकिन टाइम बढ़ा देंगे तभी आप वेल्थ गेन कर लेंगे। अगर टाइम कम है तो आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर रेट कम भी हो, आप टाइम बढ़ा दें तभी वो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये है ये।
अब ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अभी आपके सामने है पावर ऑफ बुक। ठीक है, पावर ऑफ बुक क्या है कि आपको पता है जेके रोलिंग इसने बुक लिखा, तो शी बिकम ए बिलियनर राइटिंग ए बुक। ये बुक को राइट करके ये बिलियनर बन गई। अब ये जेफ बेजोस जो है ये बुक को सेल करके, क्योंकि अमेजन है शुरू में जो स्टार्ट हुआ था बुक सेल करता था ऑनलाइन, तो बुक को सेल करके ये बिलियनर बन गया। और यहाँ हमारे गुरु सब वारेन बफेट, ठीक है, वारेन बफेट ये बुक को रीड करके, यानी बुक को रीड करके ये बिलियनर बन गए। तो ये है पावर ऑफ बुक। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी ऑफ वारेन बफेट, जो कंपाउंडिंग आपको यहाँ समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो 1960 से लेकर 219 के बीच वारेन बफेट का जो वेल्थ क्रिएशन हुआ था तो वो 20% एनुअल ग्रोथ हुआ था, हर साल 20% जो बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 3.6 ईयर में डबल हो रहा था। ठीक है, तो कितना 1960 से 2019 तक। तो अब देखिए वारेन बफेट से किसी ने पूछा कि भाई आप इन्वेस्टिंग कब से स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मैं इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र से स्टार्ट किया। ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि भाई आप इतने यंग में कैसे स्टार्ट कर दिए, यानी इन्वेस्टिंग आप इतने यंग थे 11 साल के, तो आप इसमें इतने से कैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो वो उनका सिंपली आंसर था कि आई वॉज 11 ईयर्स टू लेट, यानी 11 साल भी हमने लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन्वेस्टिंग जितना पहले करें उतना ही आपके फ्यूचर के लिए वो कंपाउंड देता है। जैसे एज ऑफ 53, यानी 11 साल से उन्होंने शुरू किया और जब 53 का एज हुआ तो वो 1 बिलियन उनका वेल्थ हो चुका था, यानी 1 बिलियन बनाने में उनको 42 ईयर्स लगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर एज उनका 60 हुआ तो ये 4 बिलियन हो गया, यानी अगले 7-8 साल में 4 बिलियन हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, और जब 70 उनका एज हुआ तो ये 4 बिलियन से ये हो गया 26 बिलियन, और जब 80 उनका एज हुआ तो ये 26 से 47 हो गया। आज के डेट में उनका एज 91 है, तो आज उनका वेल्थ है 105, जबकि 104 पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। ठीक है, और इसके ऊपर में अदानी है, यानी 130 के आसपास, और इसके ऊपर में जेफ बेजोस हैं 143-37 के आसपास, और नंबर 1 में एलन मस्क है 234 करोड़ या बिलियन के आसपास। तो ये देखिए सिर्फ इनका 42 ईयर लगा 1 बिलियन में, और 42 से 91 यानी करीब ये 50 ईयर में 100 टाइम्स हो गया। ठीक है, 100 यानी 1 बिलियन का 105 तो 100 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। तो ये है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो जितना आप टाइम देंगे, अब इसको और समझते हैं कि एक एटॉमिक हैबिट बुक है जो कहता है कि बीइंग 1% बेटर इन एवरी डे। ठीक है, अगर 1% भी आप एवरी डे बेटर होते हैं कोई भी चीज़ में, कोई लर्निंग कर रहे हैं, कोई स्किल आप सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा डिजिटल स्किल है, या इंग्लिश का है, या कम्युनिकेशन का है, या टेक्नोलॉजिकल है, कुछ भी है, तो डेली कुछ ना कुछ आप 1% भी अगर डेली बढ़ रहे हैं तो 1 साल में वो आपका 37 टाइम्स हो जाएगा, यानी वो स्किल उतना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 1% वर्स हो रहा है, यानी आपके पास कोई स्किल है और डेली 1% कम हो रहा है ना, तो 1 साल में वो सिर्फ 0.03 टाइम्स ही रह जाएगा।
तो ये है पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट बुक कहता है कि बेटर 1% बेटर इन एवरी डे। ये भी कंपाउंडिंग है, ये नॉलेज का कंपाउंडिंग है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, एक वाई पर्सन है, कोई आदमी है। तो इसका एक्स बहुत यंग है, इसका एज 25 है, ठीक है। तो ये बोला कि भाई 25 एज है तो हम अभी 1 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करेंगे, और इसका रेट मान लीजिए 12% मिला, और 65 में ये रिटायर करना चाहता है, तो इसके पास 40 ईयर का टाइम है, ठीक है। अब आइए एक एज 45 हो गया, ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है अब हम 5 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर रेट 15% मिला, ठीक है ना, तो इसके पास टाइम कितना है, इसके पास टाइम 20 ईयर है, बिकॉज 65 के लिए 45 ऑलरेडी हो गया, इसके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स इससे ज़्यादा किया। अच्छा, रेट भी इससे ज़्यादा लिया, ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया तो रेट थोड़ा ज़्यादा आया मान लीजिए, लेकिन टाइम इसका 20 है और इसका 40 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इससे ये 5 टाइम्स ज़्यादा कर रहा है। अब देखते हैं, तो ये 40 लाख इन्वेस्ट किया, यानी 40 साल में 40 लाख इसने इन्वेस्ट किया, और ये 20 साल में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर जब रिटर्न देखते हैं, जबकि इसका रिटर्न 12% है, उसका 15% है, तो अगर रिटर्न देखते हैं तो 7.6 करोड़ इसका रिटर्न होता है। तो इसका रिटर्न कितना होता है, 90x, 90 टाइम्स होता है, यानी 40 साल में 90 टाइम्स इसका रिटर्न होता है 12% के हिसाब से। और इनका रिटर्न 5x होता है, ओनली 5.12 करोड़ होता है 20 साल में, यानी 20 साल में इनका सिर्फ 5x होता है, और उसका 40 साल में 90x होता है। तो आप देखें कि अगर ईयरली इसने शुरू किया तो इसको कम अमाउंट भी लगा, अगर रेट भी अगर इसको कम भी मिला तब भी उनसे ज़्यादा इसने जनरेट कर लिया वेल्थ, क्योंकि इसके पास टाइम था, ठीक है। एक साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है जिसका ऑथर कहता है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मॉर्गन हसल उसका नाम है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस देन सेविंग, यानी जो भी इनकम है उसमें से खर्च करके जो बचेगा उसको सेविंग करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी सेविंग की आदत नहीं है तो फिर वही है कि आप एक स्टेप पहले हैं कि भाई कभी भी जैसे पेंडेमिक में हुआ तो थोड़ा भी कुछ 2-4 महीना के लिए झटका आया तो फिर तो आप रोड पे आ जाएंगे। तो इसलिए इनकम माइनस सेविंग, आपको पहले सेविंग कर ही के आपको एक्सपेंस करना है, ठीक है। अब शरिया पर्सपेक्टिव क्या है उससे मुतालिक मैं थोड़ी सी इसमें बात करना चाहता हूँ, जो उसका क्या क्राइटेरिया होता है से कोई भी बिजनेस का। तो देखिए ये फ़िक़हुल मामलात जो है, ठीक है, इस्लामिक कमर्शियल लॉ, इसके जो 3 है ना सार होते हैं, 3 सार हैं, जिसमें क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। कोई भी बिजनेस में ये 3 सार का होना मौजूद है। लेकिन जहाँ हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, सेल बाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें 4 एलिमेंट का होना ज़रूरी है। 4 एलिमेंट में क्या क्या है, अहलिया लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, माल यानी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जो भी बेचना खरीदना है, मिल्किया यानी जिसका ऑनरशिप है वो आदमी होना चाहिए, अकद फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये 4 चीज़ हुआ तब जाके आपका बाई या सेल कर सकते हैं एज पर इस्लामिक कमर्शियल लॉ, ठीक है। अब हम जो मकसद है शरिया का मकसद क्या है, 5 पॉइंट्स पे है, जो माइंड इंटेलेक्ट्स को प्रमोट करना, सेफगार्ड करना, ह्यूमन डिग्निटी को सेफगार्ड करना, फ्यूचर जनरेशन को सेफगार्ड करना, वेल्थ बनाना, रिलीजियस फेथ को भी सेफगार्ड करना। ये 5 मकासिद हैं जो आपको शरिया पर ये आपको सेफगार्ड करता है, आपके वेल्थ को, आपके जो भी पार्टनरशिप है बिजनेस का उसको। अब शरिया कंप्लायंस का क्या कंडीशन है, जो मुशारका बेस हो, तो इक्विटी जो है पार्टनरशिप है,
जो मुशारका मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मुशारका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो वो कंपनी कोई एक ऐसा एक्टिविटी नहीं करता हो जो इस्लाम में प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। और जैसे कोई भी उससे कोई ज़्यादा रिलेशन ना हो, ठीक है। ये तो बिजनेस हो गया। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म का बिजनेस नहीं करता हो, है ना, या कोई शराब वगैरह है, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, कोई और भी ऐसा जो नॉन हलाल फूड है उसका नहीं करता हो, यानी जो भी नॉन हलाल एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट है, एक्टिविटीज़ है, उसके ये में वो कंपनी नहीं होती। ये बिजनेस साइड से हो गया कि वो कंपनी पहले बिजनेस चेक करना है। जब बिजनेस में आपको कंपनी ओके मिल गया तब नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन चेक करें कि बिजनेस तो अच्छा हो गया, अब फाइनेंशियल कंडीशन उस कंपनी का कैसा है, उस पर कर्जा तो नहीं है, और कर्जा है तो कितना कर्जा है। मान लीजिए उस कंपनी का वैल्यू इतना है और कर्जा उसके बराबर है तो कंपनी नुकसान है। तो कर्जा कितना है, फिर कंपनी पे कैश कितना है उसके पास, जो उसका इक्विटी का यानी उसके असेट का। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ क्यों है, तो इम्प्योरिटीज़ क्या है कि आजकल कोई भी कंपनी बगैर बैंक से जुड़े हुए, बैंक से कारोबार किए हुए नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर कोई और कंपनी है वो थोड़ा सा ऐसा भी कोई काम करती है जो नॉन हलाल हो, है ना, उसको मजबूरी में करना पड़ता है, तो उस केस में वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इस्लामिक स्कॉलर्स करते हैं 5% से ज़्यादा इम्प्योर इनकम उसका नहीं होना चाहिए, चाहे इंटरेस्ट बैंक से उसका इंटरेस्ट आ रहा हो, चाहे कोई और भी नॉन एक्टिविटी हो। तो अगर 5% है तो ये 5% को हम प्यूरिफाई करते हैं। कब करते हैं, जब कंपनियां डिविडेंड देती है, ठीक है, तो उसका डिविडेंड का 5% अगर वो इम्प्योर है उस कंपनी का तो 5% हम चैरिटी कर देते हैं, तो हमारा बाकी का जो मनी है वो प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अब देखिए जो मिथ है, बहुत सारा शेयर मार्केट का मिथ है। लोग, आप किसी से बात करें शेयर मार्केट के लिए तो पहले ही भागने लगता है कि नहीं नहीं भाई वहाँ पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है। तो देखिए ये मिथ है कि भाई शेयर मार्केट एक जुआ है, ठीक है। तो आप जुआ समझेंगे तो आपको जुआ लगेगा, लेकिन आप ये समझेंगे कि भाई जैसे कोई कंपनी है, कोई मॉल वाली कंपनी है, चाहे जैसे यहाँ शॉपिंग मॉल है कंपनी, बिग बाज़ार हो गया या डी मार्ट हो गया या रिलायंस हो गया, ये जो भी हो प्रोडक्ट की कंपनी है, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, तो आप ये समझेंगे कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसका हिस्सा हमारा है, और लगाएं और उसके साथ रुके रहें। आज लगाया, सुबह लगाया, शाम को बेचा, आज लगाया, कल बेचा, तो ये गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप उसके साथ लगा के और उसके साथ बने रहें, आपका 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो बिजनेस है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज़ ए प्लेस फॉर द रिच पीपुल, ये भी गलत है, क्योंकि आप तो 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट फ्री में भी खुल जाता है, 100 रुपया से भी आप खुल सकते हैं, जितना आपके पास पैसा हो उतना से आप शुरू कर सकते हैं। स्टॉक डेट हैज़ गोन डाउन विल राइज वन ए डे, ये एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए वो कंपनी डूब गई किसी वजह से, तो राइज तो नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा स्टडी ज़रूरी है, थोड़ा नॉलेज करके तब आप इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब नॉलेज रहेगा तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और जब नॉलेज नहीं रहेगा तब आप इधर उधर करेंगे तो गैम्बलिंग भी होगा और आपका पैसा भी डूबेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करता है कि नॉलेज में अगर है 1000-2000 खर्च करना तो कोई खर्च करना नहीं चाहता है, लेकिन भले उसके चक्कर में 10 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगा देगा, ठीक है, लेकिन 2000-4000 खर्च करके वो सीखना नहीं चाहता है, ठीक है। अब हम जैसे जॉब करते हैं, हमने कोई तालीम एजुकेशन लिया है तो उसमें खर्च लगा है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो अपने पे खर्च किया जाए, अपने स्किल को डेवलप करने में खर्च किया जाए, उसका रिटर्न अनलिमिटेड है पूरी ज़िंदगी, और कहाँ कितना रिटर्न देगा आपका स्किल, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे लोगों का ये सोच इसीलिए 90% लोग या 90% लोग लूज करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुक्का लगाते हैं, थोड़ा सा भी स्टडी सही से करके वो नहीं करते। उसने वो खरीद लिया, उसके चक्कर में
वो ले लेते हैं उनसे पूछ के। यू नीड ए लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, ऐसा भी नहीं है कितना उसे आप इन्वेस्ट करते हैं। यू नीड ए नॉलेज एंड टाइम, ठीक है, नॉलेज तो थोड़ा आपको धीरे धीरे लेना ही है, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो आपको क्या टाइम डेली देना है। 3 मंथ में वो हर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है, तो 3 मंथ में एक बार आप चेक कर लें उसका रिजल्ट सही जा रहा है तो ठीक है, सही नहीं जा रहा है तो आप चेक करें क्यों नहीं जा रहा है। इन्वेस्टिंग इज़ टू रिस्की, ठीक है, रिस्क है, रिस्क कोई भी चीज़ में है। आप बैंक में भी पैसा डालते हैं, अगर बैंक डूब गया तो कितना हो पैसा रहा तो 1 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रिस्क को कम कर दिया जा सकता है, अगर आप 3 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये रिस्क बहुत कम हो जाता है, 10 साल के लिए करते हैं तो और कम हो जाता है। यानी रिस्क को अच्छा बिजनेस सेलेक्ट करके आप करें तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका रिस्क वो कम हो जाता है। गोल्ड इज ए क्लासिक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है, गोल्ड का रिकॉर्ड आपने 200 साल का जब अमेरिका का देख लिया तो फिर इंडिया का भी वही हाल है। बाई ए होम इज ए इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है, अगर वो कमर्शियल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिटर्न बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई घर लेते हैं तो 30 लाख से कम में नहीं मिलेगा, ठीक है, और 30 लाख में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा का महीना अगर रेंट लगाते हैं तब ये नहीं मिलेगा, है ना। 10,000 मिला तो 1 साल में कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है, 1.2 लाख हुआ 1 साल में। लेकिन अगर ये 30 लाख शेयर मार्केट में लगाते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर इसका आपको 12% भी मिला, है ना, मैं मिनिमम जोड़ रहा हूँ 12%, तभी ये 12×3=36, 3.6 लाख आपको साल का ये दे रहा है, और ये 1.2 दे रहा है, तो इससे तो ये ट्रिपल दे रहा है ना आपको। तो आप के पास घर है तो दूसरा घर हमें नहीं लगता कि लेना चाहिए इसके हिसाब से। हाँ, आपके पास घर नहीं है तो रहने के लिए आप ले सकते हैं। अब देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट के लिए क्या है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, या डोमेस्टिक हो या एनआरओ हो। एक बाद पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक मोबाइल से होना चाहिए, तो पेपरलेस अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ईमेल आईडी तो चाहिए, और बाकी आपका ऐप या ऐप से वर्क करने के लिए मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन। तो इतना आसान है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक बार अकाउंट आपका ओपन हो गया तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमें लगा कि ये वीडियो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और फाइनेंशियल हलाल इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे जुड़ें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।